हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। जो कक्षा 11 और 12 में ये पुस्तक चला करती है और उसकी अनुक्रमणिका आप देखें, इसमें पहला अध्याय आदिकाल से है, दूसरा अध्याय भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। आप ये बुक ले लें, अगर मिल सकती है, उपलब्ध हो रही है तो। और जो बताया जाए, जो भी महत्वपूर्ण लाइन आपको बताई जाए, उसको अंडरलाइन करते हुए चलें। सबसे पहले देखें, आदिकाल का समय बताया हुआ है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। अब ये समय किसने बताया और भी अन्य विद्वानों ने कब से कब तक बताया, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो आदिकाल का समय पुस्तक के अनुसार 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक बताया गया है। अब इसमें आप लोगों के लिए कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई ये बताया गया है कि संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हिंदू की उत्पत्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि ईरानी लोग जब भारत में आए तो यहाँ सिंधु प्रदेश को, क्योंकि वहाँ पहला वर्ण अगर श हो तो उस श को वो है ध्वनि में उच्चारित करते हैं, इसलिए सिंधु को हिंदू कहने लगे और हिंदुओं की भाषा को हिंद कहने लगे और हिंद से हिंदिक बना और हिंदिक से धीरे धीरे इंडिया शब्द में परिवर्तित हो गया। हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में बताया गया है कि हिंदी भाषा, पहले हमारा जो प्राचीन ग्रंथ था वो ऋग्वेद था और ऋग्वेद में संस्कृत भाषा चला करती थी। संस्कृत भाषा दो रूपों में हुआ करती थी, एक तो वैदिक संस्कृत होती थी और दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों को लिखा जाता था और लौकिक संस्कृत में अन्य रचनाएं लिखी जाती थी और बाकी आम बोलचाल की वो भाषा हुआ करती थी। फिर ये लौकिक संस्कृत से पाली भाषा हुई और पाली भाषा से फिर प्राकृत भाषा बनने लगी। पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म के विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक एवं जातक कथाओं की रचना होती रही। प्राकृत भाषा के पश्चात धीरे धीरे वो अपभ्रंश भाषा में प्रसारित होने लगी और अपभ्रंश के उत्तरार्ध में उसकी स्थिति बिगड़ने लगी, यानी कि जो शब्द हैं उनमें थोड़ी विकृति आने लगी। फिर भी वो भाषा थोड़ी सी मीठी लगती थी, अच्छी लगती थी, उसको अवहट भाषा कहा जाने लगा। और मैथिल कोकिल, ये वाली लाइन आप याद रखना, मैथिल कोकिल विद्यापति ने अवहट भाषा में दो रचनाएं लिखी थी। पहली थी कीर्ति लता और दूसरी थी कीर्ति पताका। ये दोनों ही रचनाएं अवहट भाषा में लिखी हुई है। देसिल बैना सब जन मीठा ते तेसन जपहो अवहट्टा, कि जो देशी लोगों के द्वारा बोली जाने वाली मीठी भाषा है वो ही अवहट भाषा है। उसके पश्चात हर्षवर्धन के शासन काल के पश्चात अपभ्रंश का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ने लगा था। फिर जो सिद्ध लोग थे उन्होंने अपभ्रंश भाषा में, ग्रामीण अपभ्रंश भाषा में लिखना शुरू कर दिया था। अपभ्रंश भाषा का ये लाइन भी ध्यान रखना, अपभ्रंश भाषा के हेमचंद्राचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण लिखा, जिसका नाम था शब्दानुशासन। इस प्रकार से धीरे धीरे लोगों ने रचनाएं लिखनी शुरू कर दी थी। मिश्र बंधुओं की रचना है, मिश्र बंधु विनोद। ये लोग कहा करते हैं कि आदिकाल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश साहित्य को ही प्रधान स्थान दिया गया है कि आदिकाल में लगभग रचनाएं कौन सी भाषा में हुई थी, अपभ्रंश भाषा में ही हुई थी। इसके पश्चात हमारी हिंदी दो भागों में भौगोलिक दृष्टि से बंट चुकी थी। पहला जो भाग था वो पश्चिमी हिंदी कहलाने लगा और दूसरा भाग पूर्वी हिंदी कहलाने लगा। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के जन्म का कारण बना कि हिंदी किसके कारण प्रचलन में आई थी, अपभ्रंश भाषा के कारण ही प्रचलन में आई थी। अब आगे हम लगातार पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से क्षत्रिय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ।
अभ्रंश अर्थात शौरसेनी अभ्रंश, पेशाची, ब्राचड, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूपों में प्रसारित होने लगी। यानी यह भ्रंश है, ये भाषा अनेक रूपों में प्रसारित होने लगी। इनकी उपभाषाएं एवं मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना गया है, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार है कि अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। और शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं और बोलियां कौन कौन सी हैं? तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उपभाषाएं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, जिसको कोरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। हरियाणवी भाषा को ही बांगरू भी कहा जाता है। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। जो हम लोग बोल रहे हैं वो खड़ी बोली, वो पश्चिमी हिंदी की ही है। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आपको याद करवा सकती हूँ कि पूर्व दिशा में बाघों की संख्या आधी है। तो पूर्व से हो जाएगी पूर्वी हिंदी, बाघों की से हो जाएगी बघेली। पूर्व के छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ी, बाघों की संख्या आधी है से अवधी हो जाएगी। राजस्थानी बोलियां आप जानते ही हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, ये सारी राजस्थानी। पहाड़ी हिंदी में पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। बिहार के भोजपुर में मैथी महंगी है। तो आप याद कर सकते हैं, बिहार से बिहारी, भोजपुर से भोजपुरी, मैथी से मैथिली, महंगी से मगही। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। इस प्रकार हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। अब ये खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, ये बाकी भाषाएं कहाँ बोली जाती है, वो बताया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन, कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों लिखा जाने लगा। साहित्य के इतिहास लेखन का मूल प्रयोजन साहित्य की प्रवृत्तियों एवं उनकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। उसके आंतरिक और बाह्य संघर्ष की गाथा को सरल व सुबोध भाषा में वर्णित करना है। साहित्य की प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक भाव से भी सामंजस्य बिठाना है तथा जीवन को गति प्रदान करने वाले साहित्य की समाज में क्या भूमिका है उसे बतलाना एवं राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराना साहित्य इतिहास का प्रयोजन है। तो यहाँ से आपके लिए कोई महत्वपूर्ण लाइन नहीं बनी। आपको ये ध्यान रखना है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। इतिहास शब्द इति और हास के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही था। यदि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक दिग्दर्शन कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि यह वर्तमान और अतीत के पक्षों को उजागर करता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का मूल उद्गम और उसके क्रमिक विकास को समझाता है। साहित्य का इतिहास अपने विकास क्रम का अध्ययन करता है और समाज का ध्यान केंद्रित करता है। साहित्य का कालक्रम, नामकरण, उसमें योगदान देने वाले कवि लेखकों का सहयोग व तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करता है कि साहित्य में क्या क्या बताया जाता है। भाई साहित्य का कालक्रम क्या है, नामकरण कैसे किया गया, लेखकों की क्या क्या महती भूमिका रही थी, हमारे समाज के लिए कैसे आवश्यक है, ये सब बातें हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें मिलती है। तत्कालीन कवियों की काव्य कला व भाषा शिल्प से भी हमारा परिचय होता है, जो आगामी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक होता है। अतः साहित्य का इतिहास कवि एवं लेखकों की काल संबंधी विवेचना करते हुए उनकी कृतियों का भी विश्लेषण करता है, कि उनकी रचनाओं का भी विश्लेषण करता है। अतः साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन विगत युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन है, क्योंकि साहित्य का इतिहास मानव की चित्तवृत्तियों का चित्रण व समसामयिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार
समाज साहित्य को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं कि हिंदी साहित्य किन किन स्रोतों पर आधारित है। इतिहास सदैव साक्ष्य की खोज करता है, वह प्रामाणिक साक्ष्य प्राप्त होने पर आगे बढ़ता है। यानी जब साक्ष्य प्रामाणिक होगा तभी वो आगे बढ़ेगा, यही उसकी आधार सामग्री है। यह साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, पहले तो अंतः साक्ष्य और दूसरे बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री में आधारभूत कृतियों एवं ग्रंथों, कवि एवं लेखकों की फुटकर प्रकाशित एवं अप्रकाशित रचनाएं होती हैं। फुटकर यानी खुली हुई, जो एक जगह क्रमबद्धित नहीं हो। बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत ताम्रपत्रावली, शिलालेख, वंशावली, जनश्रुतियां, कहावतें, ख्यात एवं वचनिकाएं जैसी सामग्री होती है, जो तत्कालीन युग को परिलक्षित करती है, यानी उस समय का युग कैसा था उसके बारे में हमें बताती है। हिंदी साहित्य में भी अंतः और बाह्य स्रोतों के माध्यम से इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, जिसमें गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ताएं। तो गोकुलनाथ द्वारा रचित कौन सी रचनाएं? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ताएं। नाभादास कृत, नाभादास की रचना है भक्तमाल। ध्रुवदास की रचना है नामावली, भक्त नामावली। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। गोकुलनाथ की कौन सी है? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। नाभादास का है भक्तमाल, ध्रुवदास की भक्त नामावली एवं संतवाणी संग्रह है। तो नाभादास की ध्रुवदास की भक्त नामावली और संतवाणी संग्रह, ये दोनों रचनाएं हैं। भिखारी दास की, ये कई बार पूछा गया है, भिखारी दास की रचना कौन सी है? काव्य निर्णय। जो भिखारी होता है ना, वो निर्णय लेता है, ये केवल याद करने के लिए आपको, भिखारी होता है वो निर्णय लेता है कि कैसे भीख मांग कर उसे अपना पेट भरना है। तो भिखारी दास की कौन सी है? काव्य निर्णय। तथा अन्य कृतियां कवि नामावली, मोद तरंगिनी, श्रृंगार संग्रह है। हरिश्चंद्र की है सुंदरी तिलक, हरिश्चंद्र की रचना है सुंदरी तिलक। माता दीन मिश्र का है कवित रत्नाकर, में कई कवियों की कविताओं का परिचय हमें मिलता है। इस प्रकार अंतः साक्ष्य प्रकाशित रचनाओं एवं अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह हमें मिलता है। बाह्य साक्ष्य के माध्यम से इतिहासकार अपनी पैनी दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों की खोज करता है। कर्नल टोड द्वारा लिखा गया राजस्थान का इतिहास में चारण कवियों का तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में अज्ञात कवियों एवं लेखकों का भी परिचय मिलता है। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की तथा हिंदुओं के धार्मिक दर्शन के सिद्धांतों को निरूपित करते हुए उस समय के कवि, लेखकों एवं आचार्यों के विचारों की भी समीक्षा की है। जनश्रुतियों से तात्पर्य है जनता में प्रचलित बातें, जिनमें कुछ सत्य का अंश अवश्य छिपा रहता है। यह कई वर्षों तक लोगों की जीभ पर रहती है, किंतु धीरे धीरे फिर लिपिबद्ध हो जाती है। उनमें कवि की जीवन संबंधी घटनाओं का योग होता है तथा प्राचीन ऐतिहासिक शिलालेखों के आधार पर उस युग का चित्रण मिलता है। इस प्रकार की आधारभूत सामग्री के मूल स्रोतों के माध्यम से ही इतिहास लेखन होता है, अतः यह लिपिबद्ध होकर एक ऐतिहासिक ग्रंथ बन जाता है। अब यहाँ से प्रत्येक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण होगी कि हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा कैसे शुरू हुई। हिंदी साहित्य की लेखन सामग्री प्राप्ति के पश्चात विद्वानों ने इतिहास लेखन प्रारंभ किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है और उनका नाम है गारसादे तासी। तो याद रखना, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक कौन माने गए हैं? गारसादे तासी। और इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में। इनके द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसका क्या नाम था?
इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये इनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ का नाम है। गारसा दे तासी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नाम से ग्रंथ लिखा, जो ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। 1839 में इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ और 1847 में इसका द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ। तो याद रखना, गारसा दे तासी ने अपनी पुस्तक को 2 बार प्रकाशित करवाया, 1839 और दूसरा 1847। इसकी भाषा थी फ्रेंच और ग्रंथ का नाम था इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसे अंग्रेजी के वर्णों के क्रमानुसार लिखा गया था। जैसे हम पढ़ते हैं, डिक्शनरी देखते हैं जिसमें ABCD वर्ण क्रमानुसार लिखा जाता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी के वर्णों के क्रमानुसार ये लिखा गया था। यानी लेखकों के, कवियों के नाम अंग्रेजी भाषा के वर्ण के क्रमानुसार लिखे गए थे। यह हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का संग्रह है। तो गारसा दे तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का संग्रह बताया? 70 का, और जिसमें हिंदी और उर्दू के दोनों की भाषाओं के कवि शामिल थे। तासी ने प्रथम प्रयास में कवियों की जीवनी और उनके द्वारा रचित रचनाओं का उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया। यह नई दिशा की ओर पहला कदम था। इनका प्रारंभिक प्रयास प्रशंसनीय रहा। यह गौरवपूर्ण गाथा इतिहास हिंदी के इतिहास लेखन की परंपराओं में नींव की पत्थर थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दूसरे नंबर पर लिखा शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज, जो 1883 में प्रकाशित हुआ था। पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? गारसा दे तासी ने। 2 बार ये प्रकाशित हुआ था। नाम था इस्तवार दे लिटरेचर ए हिंदुई हिंदुस्तानी, भाषा थी फ्रेंच, और हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का ये संग्रह था। दूसरे नंबर पर था शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा हुआ शिव सिंह सरोज, जो 1883 में प्रकाशित हुआ, और इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन मिलता है। इसमें कवियों की जीवनी, जीवन संबंधी घटनाएं, उनके चरित्र और उनकी कविताओं के संग्रह को संग्रहित किया गया है। हिंदी इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास किया गया था डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इन्होंने लिखा था। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में 1818 में प्रकाशित हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1818 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये हिंदी साहित्य का तीसरा प्रयास था जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इसके जो ग्रंथ का है नाम है वह है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित करते हुए लिखा। इस प्रकार इतिहास पहली बार लिखा गया, किंतु काल क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिश्र बंधुओं ने की थी। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले इतिहास लेखन किसने किया था? तो गारसा दे तासी ने किया था। उन्होंने हिंदी और उर्दू के 70 कवियों को शामिल किया था। भाषा थी उनकी फ्रेंच। फिर दूसरे नंबर पर हिंदी के आए शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखी, जो 1883 में प्रकाशित हुई और इसमें 1000 कवियों का वर्णन था। तीसरे नंबर पर जॉर्ज ग्रियर्सन आए, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक लिखी, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है वैज्ञानिक दृष्टि से, यानी कि इसमें क्रमबद्धता थी, जबकि गारसा दे तासी ने भी क्रमबद्धता के अनुसार लिखने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार लेखकों को क्रमबद्ध किया था। इस वजह से वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसको जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को। लेकिन ये पूछा जाए कि कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत किसने की? तो कालक्रमानुसार लेखन परंपरा की शुरुआत मिश्र बंधुओं ने की थी। मिश्र बंधुओं की रचना कौन सी थी? मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 में प्रकाशित हुई थी। इसमें काल विभाजन का भी प्रयास किया गया था। इसी समय हिंदी साहित्य जगत में एक देदीप्यमान नक्षत्र अवतरण हुआ।
जिसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये तो बहुत ही खतरनाक है, आलोचक भी है, बहुत सारा इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको याद आया होगा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये जितनी भी रचनाएं बताई जा रही है, इनका प्रकाशन वर्ष, इन्होंने कितने कवियों को शामिल किया था, इनकी भाषा कौन सी थी, वो आपको याद रखनी है। इन्होंने हिंदी साहित्य किसने? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित काल क्रमानुसार लिखा। इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रामाणिक प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रामाणिक प्रारंभिक ग्रंथ किसको माना जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई। यह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ था। तो नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था 1929 में। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया था और इतिहास की महत्ता को बढ़ा दिया। आगामी लेखकों के लिए सीधा और सरल मार्ग तैयार कर दिया। इनका काल क्रमानुसार न्यायोचित एवं युगानुरूप इतिहास है कि इन्होंने जो इतिहास लिखा ना, वो सही लिखा था, काल क्रमानुसार भी था, न्यायोचित भी था और युग के अनुरूप भी था, क्योंकि इन्होंने उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर काल विभाजन किया था। जो ग्रंथ इनके पास उपलब्ध थे हमारे पास, उन्हीं के आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया था। इस इतिहास में शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये लाइन पूछी जाती है कि ये कथन किसका है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। शुक्ल जी कहते हैं, जब जनता की चित्तवृत्ति में, जनता के हृदय में, मन में परिवर्तन होगा तो उनके द्वारा लिखी हुई साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल के पश्चात हिंदी साहित्य के परवर्ती यानी उसके पश्चात आने वाले इतिहासकारों ने भी हिंदी जगत में अपना योगदान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास लिखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का क्या नाम था? हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसमें ऐसे तथ्यों एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जो लेखन की दृष्टि से नवीन सामग्री एवं नई व्याख्या देता है। अन्य लेखकों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, जिन्होंने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर नामवर सिंह इत्यादि ने अपने अध्ययन, शोध प्रबंध व समीक्षात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास में नवीन योगदान दिया था। इसके पश्चात हिंदी भाषा पर सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या पड़ा वो देखें। भारतवर्ष की विशाल धरा पर अनेक परंपराओं के लोगों ने आक्रमण किया, यानी तरह तरह के लोगों ने हमारे भारत देश पर आक्रमण किया और वे यहीं पर रच बस गए। उनकी परंपरा भारत की संस्कृति में मिल गई और भारत की धरती पर वैदिक धर्म के साथ साथ ही बौद्ध धर्म व जैन धर्म भी प्रसारित होने लगा। बौद्ध धर्म ने मनुष्य को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। तो जियो और जीने दो की शिक्षा किसने दी? बौद्ध धर्म ने दी थी। जैन धर्म ने इसी सिद्धांत को अहिंसा के नाम से अपनाया था। इसे जियो और जीने दो को किस नाम से अपनाया? अहिंसा के नाम से। किंतु वैदिक धर्म नष्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारा हिंदुस्तान का वैदिक धर्म नष्ट नहीं हुआ। वैदिक धर्म में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं दर्शन शास्त्रों की रचनाएं हुई। न्याय दर्शन, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। न्याय दर्शन किसने लिखा? महर्षि गौतम ने। योग दर्शन किसने लिखा? पतंजलि ने। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने।
सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा वेदांत शंकराचार्य ने तथा 6 वेदांग शिक्षा कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष व व्याकरण की रचना भी की गई थी। तो ये लाइनें आपको जरूर याद रखनी है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम का, योग दर्शन महर्षि पतंजलि का, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिन का, उत्तर मीमांसा शंकराचार्य का। तो ये प्रमुख रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। इन्हीं के कारण भारत विश्व में जगत गुरु कहलाया। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय उच्च कोटि के शिक्षा केंद्र माने गए, उच्च शिक्षा केंद्र बन गए थे। वैदिक संस्कृति का पूर्ण विकास हो गया। यहीं से विश्व में सृष्टि और परमात्मा की व्याख्या दी गई। आत्मा और माया को व्यक्त किया गया। मनुष्य को सृष्टि के विकास और विनाश को समझाया गया। मनुष्य को यह समझाया गया कि सृष्टि का विकास कैसे होता है और विनाश कैसे होता है। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान के द्वारा विश्व शांति, प्रेम और सद्भावना की शिक्षा प्रदान की गई। इसी कारण भारत का अस्तित्व आज भी अमिट बना हुआ है। संस्कृत के आचार्यों ने संतों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों तथा नाथ समुदाय के योगियों द्वारा जनमानस में चेतना का नवीन संचार किया। चित्तवृत्तियों का सात्विक प्रवृत्तियों की ओर मार्गदर्शन किया। इसका प्रमुख श्रेय भारतीय वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को ही जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएं सृष्टि के तत्वों की प्रामाणिक व्याख्या प्रदान करती है। जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी आदि को देवों की संज्ञा देकर सृष्टि के संचालन में इनके सहयोग को प्रदान करने के कारण ही इनकी स्तुति की गई है। यह सत्य जगत विदित है कि इन तत्वों के माध्यम से सृष्टि आज भी संचालित है। ऋग्वेद हमारे साहित्य का मूल है। संस्कृत भाषा से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई और क्षत्रिय अपभ्रंश भाषाओं से उपभाषाएं एवं बोलियां ही हिंदी के जन्म का कारण बनी। इस हिंदी साहित्य पर वैदिक कालीन संस्कृत के शब्दों के अमिट छाप है। यानी इस हमारी हिंदी पर वैदिक कालीन संस्कृत के, आपको शुरू में बताया था संस्कृत के पहले 2 रूप चलते थे ऋग्वेद में, एक वैदिक कालीन और एक लौकिक। तो वैदिक कालीन संस्कृत के शब्दों की अमिट छाप अभी भी है। जैसे वाल्मीकि, वेदव्यास, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी, भामह, भारवी, भवभूति, विश्वनाथ, जयदेव, माघ एवं कल्हण आदि कवियों ने तथा अपभ्रंश साहित्य के अनेक आचार्यों के काव्य ने हिंदी भाषा को प्रभावित किया है। अब ये और याद रखना कि अब्दुल रहमान के द्वारा रचित संदेश रासक, अब्दुल रहमान में संदेश रासक रचा था। जोइंदू ने परमात्मा प्रकाश, धनपाल ने भविष्यत कहा, पुष्यदंत ने जसहर चरियु, स्वयंभू ने पवुम चरियु, मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा और हेमचंद्र का शब्दानुशासन जैसी कृतियां हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान देती है। राहुल सांकृत्यायन तो इस समय के सरहप्पा या सरहपाद कवि को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। कवि मानते हैं कौन? राहुल सांकृत्यायन। और यही सर्वमान्य मत है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना सरहप्पा या फिर सरहपाद को, और यही सर्वमान्य मत माना गया है। तो आज आपको क्या क्या करना है, जितनी भी रचनाएं मैंने बताई हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपसे उन रचनाओं के कवि का नाम देकर रचना का नाम पूछूंगी। तो कम से कम 2 आपको मैं पूछूंगी, जिनमें से आपको बताना होगा। कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर देंगे। तो आप मुझे आज के वीडियो में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की सबसे पहली शुरुआत करने के लिए जो रचना लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी और उसकी भाषा कौन सी थी और उस रचना का नाम क्या था। तो ये आपको बताना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, किसके द्वारा रचित है और कौन सी भाषा में रचित है। और बाकी भी आपको ये रचनाएं जितनी भी मैंने अंडरलाइन करवाई है आप उनको याद करना, क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये किताब हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होगी।
हालांकि आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपने हिंदी में बीए किया है, एमए किया है, तो कुछ ना कुछ तो सीखा ही है और ये बुक आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। अगले वीडियो के इंतज़ार तक के लिए धन्यवाद।